अगर मैं ये कहूँ कि हमारी रसोई में रखा हुआ आलू, सलाद का टमाटर और किसी सिगरेट का तंबाकू, ये सब आपस में सगे भाई हैं तो मुझे लगता है कोई भी पहली बार में इस बात पर यकीन नहीं करेगा। मतलब बाहर से देखने पर इनमें दूर दूर तक कोई समानता नहीं दिखती। बिल्कुल, कोई समानता नहीं है। लेकिन अगर हम पौधों की बनावट और उनके जेनेटिक्स की गहराई में जाएं, तो पता चलता है कि ये सब एक ही मास्टर ब्लूप्रिंट से निकले हैं। हम अक्सर क्या करते हैं ना कि पौधों को बस एक हरी स्थिर सी चीज मान लेते हैं जो चुपचाप जमीन पर खड़ी हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम नजरिया है, क्योंकि क्योंकि पौधों में हमारी तरह कोई तेज हलचल नहीं होती, तो हमें लगता है कि उनकी दुनिया में कुछ खास चल नहीं रहा है। हम उनके अस्तित्व को बस हरा होने या सूख जाने तक ही सीमित कर देते हैं। सही बात है। लेकिन आज की हमारी इस डीप डाइव में हम इस नजरिए को पूरी तरह से पलटने वाले हैं। आज हमारे पास जो दस्तावेज है, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, टॉपर के नोट्स, ये एक बेहद रोचक और 100% विजुअल गाइड है। और इस पूरी चर्चा का मिशन भी बहुत दिलचस्प है। मतलब हमें पौधों के अंगों को रट्टा नहीं मारना है, बल्कि उन्हें एक हाईटेक इंजीनियरिंग मार्वल की तरह समझना है। नोट्स के पहले ही पेज पर एक बड़ा दिलचस्प लॉजिक दिया गया है। इन्होंने पौधे को दो बेहद स्पष्ट हिस्सों में बांट दिया है। हाँ, पहला है वेजिटेटिव हिस्सा, मतलब जिसका पूरा फोकस सिर्फ सर्वाइवल पर है, खुद को जिंदा रखने पर। इसमें जड़, तना और पत्तियां आ जाती हैं। और दूसरा हिस्सा है रिप्रोडक्टिव। अब इसका फोकस जिंदा रहने पर नहीं, बल्कि अगली जनरेशन की तैयारी और प्रोपोगेशन पर है। इसमें फूल, फल और बीज आते हैं। हाँ, तो पहले अपनी ऊर्जा से खुद का अस्तित्व बचाओ और जब वो पक्का हो जाए तब अपना वंश आगे बढ़ाओ। बिल्कुल, यही पौधे की प्राथमिकता होती है। तो आज हम भी इसी सीक्वेंस में चलेंगे, बिल्कुल एक बीज के अंकुरित होने के सफर की तरह। हम शुरुआत करेंगे जमीन के बिल्कुल नीचे से, मतलब जड़ों से, और फिर पेज बाय पेज गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ ऊपर फूल तक जाएंगे। तो चलिए जमीन के भीतर से शुरू करते हैं। नोट्स के अगले सेक्शन में जड़ प्रणाली यानी रूट सिस्टम को 3 अलग-अलग डिजाइनों में बांटा गया है। टैप रूट, फाइब्रस रूट और एडवेंटिशियस रूट, है ना? हाँ, टैप रूट वो है जो सीधे मूलांकुर या रेडिकल से गहराई में जाती है, जैसे सरसों के पौधे में होती है, एकदम सीधी और गहरी। और फाइब्रस रूट तने के बिल्कुल बेस से निकलती है, मतलब वो गहराई में जाने के बजाय एक घना गुच्छा बना लेती है, जैसे गेहूं में होता है। सही कहा। और तीसरी है एडवेंटिशियस रूट। ये पौधे के किसी भी हिस्से से निकल आती है, बस मूलांकुर से नहीं निकलती, जैसे आपने घास देखी होगी या बरगद के पेड़ से लटकती हुई जड़ें। हाँ, बरगद की जड़ें तो बहुत विशाल होती हैं। नोट्स में ना इनको पहचानने का एक बड़ा अच्छा जुगाड़ या शॉर्टकट भी दिया है। फाइब्रस रूट्स हमेशा मोनोकॉट्स यानी एक बीजपत्री पौधों की पहचान है, और टैप रूट्स डाइकॉट्स यानी द्विबीजपत्री पौधों की। ये वर्गीकरण याद रखने का बहुत ही सॉलिड तरीका है। लेकिन यार, इस दस्तावेज में जो चीज पढ़कर मेरा सच में दिमाग घूम गया, वो जड़ का बाहरी रूप नहीं, बल्कि उसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर था। अब रूट टिप वाले डायग्राम की बात कर रही है ना? हाँ, जब हम एक अकेली जड़ के टिप को जूम इन करके देखते हैं, तो वो पूरा डायग्राम मुझे किसी आधुनिक ड्रिलिंग मशीन जैसा लगता है। अच्छा, एक ड्रिलिंग मशीन। ये तुलना थोड़ी अलग है। इसे थोड़ा और डिकोड करेंगी? अरे बिल्कुल। देखिए, अगर हम जड़ के टिप के अलग अलग जोन को देखें, तो सबसे पीछे होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। यहाँ की कोशिकाएं बहुत तेजी से डिवाइड हो रही होती हैं। हाँ, क्योंकि उन कोशिकाओं का प्रोटोप्लाज्म बहुत घना होता है और उन्हें लगातार नई कोशिकाएं बनानी होती हैं। तो ये मेरिस्टेमेटिक जोन उस ड्रिलिंग मशीन का इंजन हो गया ना, जो लगातार पावर और नया मटेरियल दे रहा है। फिर उसके ठीक आगे आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन, जहां ये नई बनी कोशिकाएं अपनी लंबाई बढ़ाती हैं। एग्जैक्टली। तो ये इलोंगेशन जोन उस मशीन का हाइड्रोलिक शाफ्ट है, जो ड्रिल को जमीन की गहराई में और नीचे धकेलता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। और इसके ऊपर आता है रीजन ऑफ मैचुरेशन। यहाँ से पतले पतले रूट हेयर्स निकलते हैं, जो मिट्टी से पानी सोखते हैं। मतलब ये रिसोर्स एक्सट्रैक्शन का काम कर रहा है। और सबसे आगे क्या है? टिप पर सबसे आगे है रूट कैप, एक थिम्बल या टोपी जैसी आकृति। वो उस पूरी ड्रिल मशीन का प्रोटेक्टिव हेलमेट है, ताकि सख्त मिट्टी या पत्थरों से रगड़ खाकर वो नाजुक इंजन डैमेज न हो जाए। अरे वाह, ये ड्रिलिंग एनालॉजी तो इस पूरी बायोलॉजिकल प्रोसेस को एकदम शीशे की तरह साफ कर देती है। एक असेंबली लाइन चल रही है मानो। पर इसी हेलमेट यानी रूट कैप को लेके एक बहुत ही शानदार इवोल्यूशनरी फैक्ट भी है। अच्छा, वो क्या?
जो पौधे पानी में उगते हैं ना, या जिनकी जड़ें हवा में लटकती रहती हैं, उनमें ये रूट कैप सिरे से गायब होता है। वेट, क्या सच में? लेकिन एक पौधे ने अपना सबसे मुख्य सुरक्षा कवच क्यों त्याग दिया? ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए, रिस्क तब होता है जब सामने कोई खतरा हो। मिट्टी के अंदर जड़ को बहुत भारी घर्षण या फ्रिक्शन का सामना करना पड़ता है। नुकीले पत्थर होते हैं। हाँ, वो तो है। लेकिन पानी के अंदर या हवा में ऐसा कोई घर्षण नहीं होता। और इवोल्यूशन का एक बहुत सख्त नियम है, अगर किसी अंग की जरूरत नहीं है तो उसमें ऊर्जा बर्बाद मत करो। ओहो, मतलब पानी वाले पौधों ने अपनी ऊर्जा रूट कैप बनाने के बजाय कहीं और लगा दी। बिल्कुल, तैरने और सर्वाइव करने के अन्य तरीकों में लगा दी। क्या जबरदस्त रिसोर्स मैनेजमेंट है। हाँ, इसी पेज पर आगे जड़ों के मॉडिफिकेशन की भी बात की गई है, जैसे गाजर और शकरकंद ने खाना स्टोर करने के लिए खुद को फुला लिया। और सबसे अजीब मॉडिफिकेशन तो न्यूमैटोफोर्स का है। राइजोफोरा जैसे पौधे जो दलदली जमीन में उगते हैं, उनकी जड़ें जमीन से बाहर हवा में ऊपर की तरफ निकल आती हैं। क्योंकि दलदल की मिट्टी में ऑक्सीजन लगभग शून्य होती है ना? एकदम सही। जड़ें भी जीवित कोशिकाएं हैं भाई, उन्हें भी सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसलिए वो ग्रेविटी के नियम को तोड़कर हवा में बाहर आ जाती हैं। जैसे कोई गोताखोर स्नॉर्कल लगाकर पानी से बाहर सांस लेता है। बिल्कुल वैसे ही। अच्छा, अब जड़ों से थोड़ा ऊपर चलते हैं तने की तरफ। यहाँ मेरा एक बहुत बड़ा सवाल है और मुझे लगता है ये किसी का भी सिर घुमा सकता है। बताइए, क्या सवाल है? देखिए, अगर हम आलू और शकरकंद को देखें, दोनों जमीन के नीचे उगते हैं, दोनों गोल मटोल हैं और दोनों का काम खाना स्टोर करना है। लेकिन साइंस कहती है कि शकरकंद एक जड़ है और आलू एक तना है। हाँ, ये बहुत ही क्लासिक डिबेट है। मतलब अगर दोनों जमीन के नीचे हैं तो आलू तना कैसे बन गया? ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि हम इंसान चीजों को उनकी लोकेशन से पहचानने की कोशिश करते हैं। हमें लगता है जो जमीन के नीचे है वो जड़ी होगी। तो मॉर्फोलॉजी में ऐसा नहीं होता। नहीं, मॉर्फोलॉजी में असली पहचान लोकेशन नहीं बल्कि अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है। एक तने की सबसे बड़ी पहचान है कि उसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं। नोड्स मतलब वो जगह जहां से नई पत्तियां या शाखाएं निकलती हैं। हाँ, अब अगर आप आलू को ध्यान से देखें तो उस पर छोटे छोटे गड्ढे होते हैं जिन्हें हम आलू की आंखें कहते हैं। हाँ, वो तो देखें। वो आंखें असल में नोड्स हैं जहां से नई कोंपलें फूटती हैं। शकरकंद में ऐसे नोड्स नहीं होते। वो बिल्कुल सपाट होता है। अरे हाँ, शकरकंद पर तो आंखें नहीं होती। और एक और बात, जेनेटिक्स के हिसाब से तना हमेशा प्रांकुर या प्लूम्यूल से विकसित होता है, जबकि जड़ मूलांकुर से। आलू का जन्म प्रांकुर से हुआ है। मतलब वो चाहे जमीन के कितने भी नीचे जाकर छुप जाए, उसकी एनाटॉमी उसे तना ही साबित करेगी। क्या बात है। बिल्कुल। और तनों की दुनिया में जब हम आगे बढ़ते हैं ना, तो सब एरियल तनों का एक अलग ही खेल नजर आता है। सब एरियल मतलब जो आधे हवा में और आधे जमीन पे होते हैं। हाँ, ये हवा और जमीन के बीच लुका छिपी खेलते हैं। जैसे घास का तना जमीन पर रेंगता हुआ आगे बढ़ता है, उसे रनर कहते हैं। और पुदीने का तना हवा में थोड़ा उछलता है और फिर जमीन में गोता लगाता है, जिसे स्टोलन कहते हैं, राइट? एकदम सही। अनानास में ये जमीन के अंदर से तिरछा होके बाहर आता है, उसे सकर कहते हैं। और जलकुंभी पानी की सतह पर तैरती है, उसे ऑफसेट कहते हैं। लेकिन ये सब इतने अजीबोगरीब तरीके से क्यों बढ़ रहे हैं? सीधे क्यों नहीं बढ़ते? इसका एक सीधा सा लक्ष्य है, तेजी से अपना साम्राज्य फैलाना। अगर एक पौधा सिर्फ एक ही जगह खड़ा रहेगा तो वहां के न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो ये तेजी से नई जमीन पर कब्जा करने की रणनीति है। एक तरह से खुद को क्लोन कर रहे हैं ये। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि तने सिर्फ जमीन पर ही रूप बदलते हैं, हवा में रहने वाले एरियल तने भी बहुत चतुर होते हैं। हाँ, पेज के अगले हिस्से में क्लाइंबिंग का जिक्र है। कद्दू की बेल में जो एक्सिलरी बड्स होते हैं वो स्प्रिंग जैसे टेंड्रिल्स में बदल जाते हैं ताकि पौधा किसी चीज पर लिपट कर ऊपर चढ़ सके। और नींबू के पौधे में यही बड्स नुकीले कांटों में बदल जाते हैं ताकि जानवरों से पौधे की रक्षा हो सके। और कैक्टस का तो क्या ही कहना, उसमें तो तना बिल्कुल चपटा और हरा हो जाता है। इसे फाइलोक्लैड कहते हैं ना? हाँ, फाइलोक्लैड। क्योंकि कैक्टस को पानी बचाने के लिए अपनी पत्तियां गिरानी पड़ी, तो तने ने खुद ही एक सोलर पैनल का रूप ले लिया और फोटोसिंथेसिस करने लगा। और तने का ये हरा होकर फोटोसिंथेसिस करना हमें सीधे हमारे अगले सेक्शन पर ले जाता है, पत्तियां, जो कि असल में पौधे के ओरिजिनल सोलर पैनल हैं। बिल्कुल। अगर हम पेज बाय पेज चलें तो पत्ती के आर्किटेक्चर में 3 मुख्य हिस्से बताए गए हैं। पर्णाधार यानी लीफ बेस, जिससे पत्ती तने से जुड़ती है।
फलीदार पौधों में ये बेस थोड़ा फूला हुआ होता है, जिसे पल्वीनस कहते हैं। और फिर होता है पर्णफलक या लैमिना, जो मुख्य हरा और फैला हुआ हिस्सा है। लेकिन इन दोनों के बीच जो पर्णवृंत है ना, यानी पेटियोल या पत्ती का डंठल, वो मुझे इस डिजाइन का सबसे दिलचस्प हिस्सा लगा। पेटियोल, आमतौर पर लोग इसे सिर्फ एक कनेक्टिंग पाइप मानते हैं। वही तो, मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन इसका असली काम कहीं ज्यादा डायनामिक है। ये कोई सख्त लोहे की रॉड नहीं है। तो क्या है? ये एक बहुत ही लचीला वेंटिलेशन सिस्टम है। जरा सोचिए, एक पत्ती तेज धूप में घंटों तक अपना काम कर रही है। वो तो एक सोलर पैनल की तरह ओवरहीट हो जाएगी ना। हाँ, हीट तो जनरेट होगी। तो ये पेटियोल इतना लचीला होता है कि वो पत्ती को हवा में हिलने देता है, फ्लटर करने देता है। इस लगातार हिलने डुलने से पत्ती ठंडी रहती है और उसके आसपास की रुकी हुई हवा हटती रहती है। अरे वाह, मतलब उसे फोटोसिंथेसिस के लिए ताजी हवा या कार्बन डाइऑक्साइड लगातार मिलती रहती है। एग्जैक्टली। अगर ये डंठल बिल्कुल सख्त होता तो पत्ती तो गर्मी से जली जाती। ये बहुत ही सटीक ऑब्जर्वेशन है। लचीलापन ही उनकी ताकत है। और पत्ती के अंदर जो शिराओं का जाल है ना, जिसे विनेशन या शिरा विन्यास कहते हैं, वो भी कोई रैंडम डिजाइन नहीं है। जालीदार और समानांतर विनेशन है ना? हाँ, डाइकॉट्स में ये शिराएं एक जाली की तरह बिछी होती हैं, जो उस चौड़ी पत्ती को फटने से बचाती हैं। एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देती हैं। बिल्कुल। और मोनोकॉट्स में, जैसे घास या गेहूं में, ये शिराएं एक दूसरे के समानांतर चलती हैं, जो उन्हें तेज हवा में बिना टूटे मुड़ने की ताकत देती है। और मजेदार बात यह है कि जड़ों और पत्तियों का यहाँ सीधा कनेक्शन है। फाइब्रस रूट वाले पौधों में पैरेलल विनेशन मिलता है और टैप रूट वालों में जालीदार। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है। और इन पत्तियों को तने पर सजाने का जो ज्योमेट्रिक अलाइनमेंट है, जिसे फाइलोटैक्सी कहते हैं, वो भी कमाल का है। जैसे मस्टर्ड में ऑल्टरनेट अलाइनमेंट होता है, मतलब हर नोड पर सिर्फ एक पत्ती, वो भी अलग दिशा में। अमरूद में ऑपोजिट अलाइनमेंट होता है, हर नोड पर दो पत्तियां आमने सामने। और एल्स्टोनिया में व्हर्ल होता है, एक ही नोड पर कई पत्तियों का एक पूरा गोल चक्कर। और इन सब डिजाइनों का इकलौता लक्ष्य क्या है? यही कि हर एक पत्ती को ज्यादा से ज्यादा धूप मिले। हाँ, कोई भी पत्ती अपनी ही नीचे वाली पत्ती पर परछाई न डाले, मतलब जीरो सेल्फ शेडिंग की रणनीति। स्मार्ट, बहुत स्मार्ट। अब पत्तियों के मॉडिफिकेशन भी कम एक्सट्रीम नहीं है। मटर में पत्तियां खुद को टेंड्रिल्स में बदल लेती हैं, कैक्टस में कांटों में बदल जाती हैं। और प्याज में यही पत्तियां मोटी और गूदेदार हो जाती हैं। मतलब हम असल में प्याज की पत्तियां ही खाते हैं। बिल्कुल, पर सबसे हैरत अंगेज तो पिचर प्लांट है। जब मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी होती है तो ये अपनी पत्ती को एक ढक्कन वाले मटके में बदल लेता है, ताकि वो कीड़ों को फंसाकर खा सके। खतरनाक। तो ये पूरा वेजिटेटिव हिस्सा खुद में सर्वाइवल की एक एपिक कहानी है। जी, लेकिन जब पौधे ने अपना सर्वाइवल पक्का कर लिया, तो वो अपनी ऊर्जा एक नई दिशा में लगाता है, अगली जनरेशन को तैयार करने में। बिल्कुल। और यहां से शुरू होता है रिप्रोडक्टिव हिस्सा। और पीडीएफ के इस सेक्शन में सबसे पहली चीज जो ध्यान खींचती है, वो है पुष्पक्रम, यानी इन्फ्लोरेसेंस। मतलब पौधे पर फूलों की खिलने का क्रम। हाँ, नोट्स में इसके दो मुख्य प्रकार बताए गए हैं, असीमाक्षी यानी रेसमोस और ससीमाक्षी यानी साइमोस। सच कहूं तो जब मैंने इन दोनों के अंतर को पढ़ा ना, तो मुझे इसमें एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल पहलू दिखा। फिलोसॉफिकल? वो कैसे? देखिए, रेसमोस में मेन एक्सिस लगातार बढ़ता रहता है और नए फूल साइड में ऊपर की तरफ आते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे इसमें एक अनंत संभावना है। पौधा लगातार अपनी ग्रोथ को आगे बढ़ा रहा है, कोई लिमिट नहीं है। हाँ, इनडेफिनिट ग्रोथ। और दूसरी तरफ साइमोस है, जहां मेन एक्सिस एक फूल पर आकर रुक जाता है। उसकी ग्रोथ लिमिटेड हो गई, नए फूल उसके नीचे या किनारे से आते हैं। मतलब एक में बढ़ते रहने की चाहत है तो दूसरे में एक निश्चित सीमा तय कर दी गई है। ये बहुत ही खूबसूरत विचार है। और मजे की बात यह है कि ये जीव विज्ञान की हकीकत से पूरी तरह मेल खाता है। साइमोस में पौधा अपनी सारी ऊर्जा एक टिप पर मौजूद फूल में लगा देता है, ताकि वो जल्दी से फल और बीज बना सके। एक सेफ बेट खेल रहा है वो। एग्जैक्टली, सेफ बेट। जबकि रेसमोस में पौधा अपनी ऊर्जा को बांटता रहता है और नए फूलों के लिए चांस लेता रहता है। और जब हम उस एक फूल की बात करते हैं तो वो महज कोई सुंदर चीज नहीं है, बल्कि पौधे का जनन अंग है। इसके 4 मुख्य हिस्से होते हैं जो एक फूले हुए बेस, जिसे थैलेमस कहते हैं, उस पर टिके होते हैं। और इन चारों का अपना एक एकदम फिक्स्ड काम है। सबसे बाहर कैलिक्स होता है, हरी पंखुड़ियों का घेरा।
जो कली की अवस्था में फूल का बॉडीगार्ड होता है। बिल्कुल। और उसके अंदर आता है कोरोला, यानी रंगीन पंखुड़ियां। अब हम इंसान सोचते हैं कि फूल हमारे लिए महक रहे हैं, लेकिन कोरोला का असली काम कीड़ों के लिए नियॉन एडवर्टाइजिंग साइन का काम करना है। मतलब ये पॉलिनेटर्स को बुलाने का एक विज्ञापन है। इंसानी नजरिए का यहाँ कोई काम ही नहीं है। कोई काम नहीं, सब कुछ फंक्शन पर आधारित है। और इस विज्ञापन के ठीक अंदर असली मशीनरी होती है, एंड्रोशियम यानी पुंकेसर, जो मेल पार्ट है, जो परागकण या पोलन बनाता है। हाँ। और बिल्कुल बीच में गहराई में सुरक्षित होता है गाइनेशियम यानी स्त्री केसर, जो फीमेल पार्ट है, जहां आगे चलकर बीज बनेंगे। हाँ। फूलों की सममिति या सिमेट्री को लेकर भी नोट्स में एक बहुत दिलचस्प ज्योमेट्री समझाई गई है। एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक वाली। हाँ, कुछ फूल एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं यानी रेडियल, उन्हें किसी भी सेंटर लाइन से काटे वो 2 बराबर हिस्सों में बट जाएंगे, जैसे सरसों का फूल। ये डिजाइन किसी भी दिशा से आने वाले कीड़े को एक लैंडिंग पैड देता है। और कुछ जाइगोमॉर्फिक होते हैं यानी बाइलैटरल। ये सिर्फ एक खास लाइन से ही आधे बट सकते हैं, जैसे मटर का फूल। ये तो मुझे एक लॉक इन की मैकेनिज्म जैसा लगा, मतलब जो सिर्फ खास तरह की मधुमक्खियों को ही अंदर आने देता है। तो तब दिखता है जब हम ये देखते हैं कि उस बेस या थैलेमस पर ओवरी को कहाँ रखा गया है। हाँ, इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, हाइपोगानस, पेरिजीनस और एपिजीनस। ये हिस्सा समझने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन इसका लॉजिक बहुत साफ है। अगर ओवरी थैलेमस पर सबसे ऊपर राजा की तरह बैठी है और बाकी सब हिस्से उसके नीचे से निकल रहे हैं, तो वो हाइपोगाइनस या सुपीरियर ओवरी है, जैसे मस्टर्ड में होता है। हाँ। पेरिजीनस में थैलेमस एक कप जैसी शेप ले लेता है, ओवरी बीच में होती है और बाकी हिस्से उस कप के किनारे से निकलते हैं, जैसे गुलाब में। और तीसरा है एपिजीनस या इंफीरियर ओवरी। इसमें थैलेमस ऊपर उठकर ओवरी को पूरी तरह ढक लेता है और बाकी हिस्से उसके भी ऊपर से निकलते हैं, जैसे अमरूद में। लेकिन एक्सपर्ट, मेरा सवाल ये है कि एक पौधे को अपनी ओवरी ऐसे नीचे क्यों छुपानी पड़ती है? सीधा सा जवाब है सुरक्षा के लिए। ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जो भविष्य के बीज है। कुछ पौधों के लिए ये इतना कीमती कार्गो है कि वे इसे सिर्फ पंखुड़ियों के भरोसे नहीं छोड़ सकते। ओहो, मतलब थैलेमस ओवरी को निगल लेता है और उसे एक एक्स्ट्रा सुरक्षा कवच देता है। बिल्कुल, ताकि कोई बाहरी कीड़ा या पक्षी उसे समय से पहले खा ना जाए या नुकसान ना पहुंचा दे। मतलब ओवरी को बिल्कुल जमीन के बंकर जैसी सुरक्षा दी जाती है। और कली के अंदर पंखुड़ियों की जो पैकिंग होती है, जिसे एस्टिवेशन या पुष्पदल विन्यास कहते हैं, वो भी मुझे सुरक्षा का ही एक तरीका लगा। हाँ, इसमें 4 पैटर्न है। कोरस्पर्शी या वेलवेट, जिसमें पंखुड़ियां एक दूसरे को सिर्फ छूती हैं। व्यावर्तित या ट्विस्टेड, जिसमें एक पंखुड़ी का किनारा दूसरी को एक ही दिशा में ओवरलैप करता है। कोरछादी या इम्ब्रिकेट, जहां ओवरलैप तो होता है लेकिन कोई फिक्स दिशा नहीं होती। और वैक्सिलरी, जैसे मटर में, जहां एक बड़ी पंखुड़ी 2 छोटी पंखुड़ियों को ढकती है और वो दोनों सबसे अंदर की पंखुड़ियों को ढकती हैं। अब यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल आता है, क्या इस बात से सच में कोई फर्क पड़ता है कि पंखुड़ियां कैसे ओवरलैप कर रही हैं? देखिए, नेचर में रैंडम डिजाइन जैसी कोई चीज नहीं होती। एस्टिवेशन को आप एक 3D पैकिंग प्रॉब्लम की तरह देखिए। 3D पैकिंग प्रॉब्लम। हाँ, जब फूल कली की अवस्था में होता है तो अंदर के नाजुक अंगों को तेज हवा, बारिश और सूखने से बचाना होता है। ये जो ओवरलैपिंग डिजाइन है ना, ये कली को स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देता है। अच्छा। बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छाते को बंद करते समय उसके कपड़े को एक खास तरीके से फोल्ड होना पड़ता है। अगर पंखुड़ियां सही से ओवरलैप नहीं करेंगी तो बाहरी दबाव पड़ने पर कली टूट सकती है। क्या कमाल का लॉजिक है। हर कली अपने आप में एक इंजीनियर्ड सेफ हाउस है। बिल्कुल। और अब हम इस दस्तावेज के सबसे जटिल लेकिन सबसे आकर्षक हिस्से पर आते हैं। जब मैंने नोट्स के आखिरी पेजेस में पुष्प सूत्र या फ्लोरल फॉर्मूला देखा तो मुझे लगा जैसे किसी हैकर की कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई सीक्रेट कोड लिखा हो। हाँ, BR, गोला और प्लस, K5, C5। एग्जैक्टली। ये सब क्या है? एक ऑडियो माध्यम में से समझना तो नामुमकिन सा लगता है। देखने में ये कोड जरूर लगता है, लेकिन असल में ये कंप्रेस्ड जिप फाइल है। एक फूल की मॉर्फोलॉजी की पूरी कहानी, उसकी सममिति, उसके अंग, ओवरी की पोजीशन, इन सब को सिर्फ एक लाइन के फॉर्मूले में समेट दिया गया है। मतलब अगर हम इस फॉर्मूले को डिकोड करें तो ये बिल्कुल एक 3D मैप बनाने जैसा है। बिल्कुल। जैसे BR का मतलब है कि फूल के बेस पर ब्रैक्ट्स मौजूद हैं, गोले के अंदर प्लस का निशान,
बताता है कि फूल एक्टिनोमॉर्फिक है, यानी रेडियल सिमेट्री। के इस्तेमाल होता है कैलेक्स के लिए और सी कोरोला के लिए। ए से एंड्रोशियम और जी से गाइनोशियम। और सबसे अहम बात जो मैंने नोटिस की, अगर किसी नंबर के आगे ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब है कि वे अंग आपस में फ्यूज्ड है, जुड़े हुए हैं। और अगर जी के नीचे एक अंडरलाइन खींची है तो मतलब ओवरी सबसे ऊपर है, सुपीरियर है। इस फॉर्मूले की असली ताकत तब समझ आती है जब हम सोलेनेसी फैमिली का उदाहरण देखते हैं, जिसे द पोटैटो फैमिली भी कहा जाता है। हाँ, इसका फॉर्मूला बहुत क्लासिक है। रेडियल सममिति का सिंबल, फिर के आगे ब्रैकेट में 5 यानी 5 सेपल्स जुड़े हुए। सी के आगे ब्रैकेट में 5 पेटल्स जुड़े हुए। ए के आगे 5 बिना ब्रैकेट के यानी 5 पुंकेसर आजाद हैं। और आखिर में जी के आगे ब्रैकेट में 2, जिसके नीचे लाइन है, यानी 2 कार्पल्स जुड़े हुए हैं और ओवरी सुपीरियर है। इस एक छोटे से फॉर्मूले ने पूरे परिवार की पहचान तय कर दी। और इसी परिवार की लिस्ट मुझे वापस उस बात पर ले जाती है जहां से हमने अपनी चर्चा शुरू की थी। हमारे दैनिक जीवन का आधा खाना इसी एक सोलेनेसी परिवार से आता है। खाने में आलू, टमाटर, बैंगन, मसालों में मिर्च, दवाइयों में अश्वगंधा और बेलाडोना, सजावट के लिए पिट्यूनिया और सबसे अजीब तंबाकू। जी हाँ, तंबाकू भी। आलू, टमाटर और तंबाकू, इन सब में क्या समानता हो सकती है? यही तो एवोल्यूशन का सबसे बड़ा जादू है ना। बाहर से देखने पर आलू एक स्टार्च से भरा तना है, टमाटर एक रसीला फल है और तंबाकू की पत्तियां जहरीले अल्कलॉइड से भरी हैं। लेकिन जब आप उनके फूल खिलने का तरीका और उनके फ्लोरल फॉर्मूले को देखते हैं तो पता चलता है कि लाखों साल पहले इन सब का ब्लूप्रिंट एक ही था। तो अपनी अपनी ज़रूरतों और माहौल के हिसाब से इन्होंने अलग अलग दिशाओं में खुद को मॉडिफाई कर लिया। बिल्कुल, और नीट जैसी परीक्षाओं में भी ये परिवार इसलिए इतना अहम है क्योंकि ये डाइवर्सिटी की सबसे बेहतरीन मिसाल है। तो अगर हम अपनी आज के इस पेज बाय पेज डीप डाइव को समेटें, तो हमने जमीन के नीचे दबे एक छोटे से मूलांकुर से शुरुआत की थी। हाँ, हमने देखा कि कैसे जड़ें पानी ढूंढने के लिए ड्रिल मशीन बन गई, कैसे तने ने गुरुत्वाकर्षण को चुनौती दी और रनर या स्टोलन बनकर जमीन पर कब्जा किया, कैसे पेटियोल ने पत्तियों को हवा में लहराकर उन्हें जलने से बचाया। बिल्कुल, हमने पुष्पक्रम के अनंत और सीमित फलसफे को समझा, ओवरी की सुरक्षा के लिए पंखुड़ियों के 3D पैकिंग डिजाइनों को देखा और अंत में उस पुष्प सूत्र को डिकोड किया जिसने आलू और तंबाकू का डीएनए मैच कर दिया। ये नोट सिर्फ क्लासिफिकेशन की लिस्ट नहीं है, ये हमें हर उस बायोलॉजिकल फैसले के पीछे का क्यों और कैसे समझाते हैं जो किसी पौधे ने अपने सर्वाइवल के लिए लिया है। सही कहा। इसलिए अगर कोई भी इंसान जो हमें सुन रहा है, जब वो अगली बार अपनी रसोई में कोई आलू, अदरक या सड़क किनारे कोई कांटेदार पौधा देखे, तो उसे सिर्फ एक बेजान सी चीज ना माने। बिल्कुल नहीं। किया है क्या हमारे आसपास मौजूद हर एक पौधा अपने आप में इवोल्यूशन की एक जीती जागती, बिल्कुल शांत पर बेहद चतुर लैबोरेटरी नहीं है? बहुत गहरा विचार है ये। जो नोट्स हमने आज डिकोड किए वो इसी लैबोरेटरी का मैनुअल थे। इन शांत लेकिन स्मार्ट इंजीनियर्स को ऑब्जर्व करते रहिएगा।